जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये खूबसूरत सा हिंदुस्तान, जिस जहान में हम रहते हैं, ये खूबसूरत सा हिंदुस्तान देख रहे हैं। मतलब अलग अलग राज्य, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इसमें जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अलग हुआ है उसको इसमें सेपरेट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अंदाज से ही गलती हो तो उसको इग्नोर करना कि ये जो पार्ट है दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, ये जो पार्ट है ना ऐसे करके ये है जम्मू एंड कश्मीर, जेके जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये जो पार्ट है वो लद्दाख है। तो अब जो डिवीज़न हुआ है, बाकी सभी राज्यों को बहुत बेहतरीन ढंग से इस मैप में दर्शाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे डिस्कस करने आया हूँ ज्योग्राफी के 4 चैप्टर जो आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं। यदि आपका एनुअल एग्जाम है तो इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यदि साल भर आपने अध्ययन किया है उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करने का मौका है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्या इसमें हमें डिस्कस करना है, तो भारत का थोड़ा सा छोटा करने कि नॉर्थ जो पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये पॉइंट ज़रूर, ये ज्योग्राफिकल एड्रेस होता है। ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल एड्रेस। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंदिरा कॉल वाला पॉइंट है। और नीचे कितना? 37 डिग्री 6 मिनट है। नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में ही है ना, तो इसीलिए नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये वाला। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इन 4 पॉइंट को जरूर याद रख लेना आपको। क्या क्या? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ईस्ट वेस्ट का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ज्योग्राफिकल एड्रेस है। थोड़ा सा वैल्यू आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखना है। ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट है, थोड़ा सा अंदाज से ही मैंने बताया है, तो ये देखना। अब इसमें क्या पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से राज्यों, एक तो ज्योग्राफिकल एड्रेस याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट इंडिया लाइज, मतलब भारत किस क्षेत्र में बसता है, तो भारत का ये ज्योग्राफिकल एड्रेस है, भौगोलिक पता है ये। और पूछ सकता है आपको कि बताओ कि भारत का नॉर्थ से साउथ तक लेंथ कितनी है, तो भारत का नॉर्थ से साउथ लेंथ है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक। और पूछेगा ईस्ट से वेस्ट भारत की लेंथ कितनी है, मतलब सीधी लाइन होगी ये, तो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, स्ट्रेचेस 2933 किलोमीटर। और भारत के लैंड फ्रंटियर मतलब जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि का मतलब ये वाला समंदर तो यहाँ से है ना, गुजरात से ऐसे करके, तो मुख्य भूमि की जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर, मेन लैंड की जो बाउंड्रीज हैं। और जो कोस्ट लाइन वाला है वो है 7500 किलोमीटर के आसपास। तो ये याद रखना है आपको। और यदि कुछ पूछता है तो यही है 8 डिग्री 4 इंदिरा कॉल, ये भी है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इंदिरा कॉल और नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही एरिया है, और यहाँ पे इंदिरा कॉल। हालांकि सुनामी में ये दब गया पॉइंट, जो आया था उस समय सुनामी, तो उस समय ये दब के रह गया। ये है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछेगा इसमें कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर पास करती है? 8 राज्यों से होकर पास करती है। कौन कौन सा? भारत के 8 राज्यों से होकर पास करती है। तो गुजरात, ये है ना, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको जरूर याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये देखते हैं। जैसे आपसे पूछा व्हिच लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो आपने आंसर दिया ना, वो आंसर देखना, वो होगा वहाँ पे। तो व्हिच लैटिट्यूडनल मतलब भारत को कौन सा लाइन इतने पार्ट में डिवाइड करता है। व्हिच लैटिट्यूडनल लाइन डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा पार्ट डिवाइड करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। समझ पा रहे हैं बात, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखना। कर्क रेखा, व्हाट इज द ईस्टर्नल लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ इंडिया, ईस्टर्नल लॉन्गिट्यूड यानी कि कौन सा है, ये आपको बताया ना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसका कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये ध्यान रखना। अच्छा, आप ये एक एक नंबर वाले ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू गो टू कावारत्ती व्हिच यूनियन टेरिटरी विल यू गो, कावारत्ती किसकी राजधानी है, तो लक्षद्वीप की। कावारत्ती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की। व्हिच यूनियन टेरिटरी मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरेबियन सी में उपस्थित है, तो ये भी लक्षद्वीप ही है, लक्षद्वीप ही है जो अरब सागर में उपस्थित है इधर। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा लक्ष्य है, तो इसका है अंडमान निकोबार, है ना इधर जो दिखाया था इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट, लैटिट्यूडनल कितना है से 37 डिग्री 6 मिनट, ये ध्यान रखना। द लॉन्गिट्यूडनल कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा में नहीं जाता भाई, ये आंसर। द लैंड, गोवा में कहाँ भाग रहे हो, युवा भागता है गोवा में, तुम कहाँ भाग रहे हो गोवा में टॉपिक। अच्छा, प्रश्न देने मतलब जिन्होंने इसको क्रिएट किया होगा ना, उसका गोवा से विशेष लगाव रहा होगा, भाग रहा है गोवा की तरफ, अरे छोड़ो, अच्छा कोई नहीं। तो आगे लिख रहा है कि द लैंड ऑफ मास, हाँ, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ, कितना एरिया है भारत के मुख्य भूमि का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसको कहेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल, ये क्लोज परसेंटेज दिया हुआ है, बताओ कितना है, तो इसका 2.1, 2.2, 2.3 या 2.4, तो 2.4 आंसर है। अच्छा 1, 2, 3, 4, ओके। 2.4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत, मतलब देखो एरिया में 2.4% है और पॉपुलेशन में लगभग 18% के आसपास है, 17 पॉइंट समथिंग है, 18% मान ही लो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया, 7वां पोजीशन है, आपको पता है। इंडियाज लैंड बाउंड्री इज अबाउट, भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर यानी सी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ये रहा, ये ईस्ट में है ना। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर, तो मुझे लगता है कि लगभग हो ही गया है ये 14, हाँ मिर्ज़ापुर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक एक नंबर वाले अब बात देख लेना, इसको लिख लेना डायरेक्ट इसके ये। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो एक ये है कि मेंशन द कंट्रीज दैट आर बिगर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत से बड़ा, भारत 7वें पोजीशन पे है और भारत से बड़ा 6 कंट्री है, एक है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरे नंबर पे है अमेरिका, चौथे नंबर पे है चाइना, 5वें पे है ब्राज़ील और छठा पे ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है तो याद कर लेना, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट है कि मेंशन द इंडियन स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। मैंने बता दिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्यों से होकर पास करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज, कहाँ गया भाई, हाँ, व्हाई इज देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज। छूट गया क्या इसमें कुछ भी? मेंशन द इंडियन स्टेट थ्रू व्हिच, तीसरा क्या है? अच्छा हटा दिया है। हाँ लिखा है कि वाई इज द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज, मतलब तीसरा नंबर नहीं था वो, तीसरा आप मत सोचना, ये तीसरा है, हालांकि क्वेश्चन जहां से हमने लिया उसका नंबर अपना लिखा हुआ है कि वाई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फर्क है सूर्योदय का, सनराइज का। नेशनल टाइम तो एक ही है, लोकल टाइम में 2 घंटे का फर्क है। क्या एकदम सटीक आंसर लिखना हो तो ये मैं बता चुका हूं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इनमें लगभग 30 डिग्री का फर्क होता है, जब पेपर डिस्कशन हुआ था उसमें भी। अब 1 डिग्री फर्क, 1 डिग्री जब क्रॉस करेगा तो लगभग 4 मिनट का फर्क आता है, तो 4 × 12 यानी 120 यानी 2 घंटे का। ये बड़ा मैथमेटिकल टाइप का आंसर है और बहुत शानदार आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज इंडिया नीड द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि पूरे देश का एक टाइम रहेगा तभी तो कोई क्रिकेट हुआ तो एक साथ देखेंगे, कोई मतलब टाइम डिसाइड होगा तो एक साथ होगा, नहीं तो पता चला जम्मू कश्मीर में अलग और रसिया में बहुत सारे टाइम जोन है, चाइना में भी बहुत सारा टाइम जोन है। जो बड़ा कंट्री होता है उसका टाइम जोन अलग अलग होता है। हमारा भी कंट्री बड़ा है लेकिन 7वें पोजीशन पे है, एक ही टाइम जोन रखा गया है। द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज अराउंड 30 डिग्री। दिस difference is equivalent to around 2 hours. India is a very vast country. To bring uniformity in time, India needs to have only one standard time. Therefore, 82 degree 30 minute east has been accepted as the standard meridian time. ये सबसे ये इसका सही आंसर है, बाकी तो जानकारी ही देने लगा था, तो ये आंसर है। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, आसपास के कंट्रीज़ को याद रख लेना और सारी बातों को, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब, भारत के कैपिटल को याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद रखना, नॉर्थ टू साउथ लेंथ याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट, छोटी छोटी जानकारी है इस चैप्टर की। ये छोटा सा चैप्टर है, समझ रहे हैं ना बात, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर जो आपके एनुअल एग्जाम में आ रहा है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। देखो पॉलिटिकली भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कहना भूल गया था पिछले वाले चैप्टर में, ये याद रखना। पूछेगा हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो कई बच्चे 29, 27 पे कंफ्यूज, साफ साफ याद रख लो, देयर आर 28 स्टेट्स। 29 था लेकिन ये जम्मू कश्मीर का अलग होने से केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो 28 है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो ये पॉलिटिकली है, मतलब राजनीतिक रूप से, और फिजिकली जो नेचर ने डिवाइड कर रखा है वो 6 है। कौन कौन सा? द हिमालय माउंटेन्स, याद है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। देयर आर 6 फिजिकल पार्ट्स, मतलब फिजिकली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल पार्ट्स। अब आपको 6 के 6 फिजिकल पार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है, लेकिन ये इसमें पूछा कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, भारत का उत्तरी मैदान जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये नॉर्दर्न प्लेन में आता है, इसके बारे में बताइए। तो क्या क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, मतलब सिंधु नदी, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। इसका जो एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और बीइंग द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर बीइंग लॉन्ग है और 240 से 340 किलोमीटर ब्रॉड है। तो ये क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के आसपास का एरिया है, क्षेत्र है। एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और लेंथ कितनी है? 2400, और ब्रॉड है इतनी। इट इज़ मेड ऑफ अलविल सॉइल, ये जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नई वाली जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है।
अब है कॉल्ड खादर, ये दिया तो है एग्रीकल्चर, एलुवियल सॉइल कॉल्ड खादर इज आइडियल ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। भारत के आधे से अधिक आबादी इन्हीं क्षेत्र में बसा हुआ है, गंगा प्लेन पे, यानी कि गंगा प्लेन भी कहेगा, नॉर्दर्न प्लेन की बात होगी। तो ये आप कभी पूछेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू, दोनों के बीच अंतर पूछेगा, या दोनों के गंगा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट यदि याद रख लेते हो तो हो जाएगा। तो मतलब अब हम करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ये क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट फीचर, पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब भारत में जो मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे ना प्लेट्यू है, यानी पठार, उसको पठारी क्षेत्र कहते हैं। पठार, पहाड़ और पठार में फर्क होता है माउंटेन और प्लेट्यू में। माउंटेन हाईली एलिवेटेड होता है और प्लेट्यू पता नहीं चलता, यानी कि थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड crystalline, igneous and mountainous metamorphic rocks. The plateau consists of two broad divisions, namely the central highland and the Deccan plateau. तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके डेक्कन प्लेट्यू के बारे में अच्छे से कर लेना। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. जो ब्लैक सॉइल है वो पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू में, और ये काली कपासी मिट्टी कॉटन की खेती के लिए फेमस है। तो ये आप अच्छे से कर लेना। तो दोनों के बीच में मतलब नॉर्दर्न प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस कहा तो ये लिख देंगे, केवल डेक्कन प्लेट्यू के बारे में कहा तो ये लिखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में कहा तो वो लिखेंगे। आप मुझे उम्मीद है कि आप कर पाओगे ये। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहा था, हिमालय इज लाइक अ बून फॉर इंडिया, एक्सप्लेन। मतलब हिमालय भारत के लिए एक वरदान है, इसकी व्याख्या करें, इसके बारे में बताएं। सही बात है, हिमालय दीवार की तरह नॉर्थ इंडिया में खड़ा है और भारत की रक्षा करता है। केवल सामरिक दृष्टिकोण, सामरिक मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से, केवल डिफेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि मौसम से भी, जो ठंडी हवाएं आती है वो उसको रोकती है और भारत के फसलों को बचाती है। तो क्या क्या दिया है, इट प्रोवाइड्स द इनविंसिबल नॉर्दर्न बाउंड्री टू आवर कंट्री। ये नेचुरल इतना बाउंड्री बना, चाइना ने दीवार बनाया है, हमारे लिए नेचुरल दीवार है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम द एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। देखो कोल्ड विंड्स को रोकता है। द हिमालयाज रिवर्स आर पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब है सदा नीरा है, मतलब हमेशा पानी बहती है इसमें। हिमालय के कारण हमारे यहाँ बहुत पानी मिलता है। दस आर कंट्री गेट्स वाटर थ्रू आउट द ईयर, हैविंग रिच सोर्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। द हिमालय आर होम टू ब्यूटीफुल हिल्स एंड टूरिस्ट प्लेस। भारत का कौन कौन सा राज्य हिमालय से के मतलब गोद में है या हिमालय से टच में है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर चले जाओ तो त्रिपुरा नहीं मतलब सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जितने भी है ना, ये सब हिमालय के इर्द गिर्द है। और बिहार, उत्तर प्रदेश हिमालय से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इनको उनसे आने वाली नदियों से काफ़ी पानी प्राप्त होता है। तो मुझे विश्वास है कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मज़ा आता। मुझे पूछा जाए कि चारों में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में सबसे फेवरेट आपका कौन सा है, तो ज्योग्राफी है। वैसे मैं हिस्ट्री में मेरी आगे डिग्री है, लेकिन ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा था नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है बताओ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको यदि डेटा कलेक्ट हो जाएगा और साथ के साथ यदि कुछ पूछता है तो आपको आसानी से जवाब देने में मिलेंगी। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चंस देखो, आपसे पूछा जा रहा है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज, इसको कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट को हिमाद्री कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग द, इसमें ना हिमालय का अलग अलग डिविजन्स है और इसके बारे में करना। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज, उसको ड्यून्स कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा,
और 16th है विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। कौन सी नदी ईस्टर्न मोस्ट, तो ब्रह्मपुत्रा ही तो है, गंगा तो बीच में से निकलती है, इंडस तो इधर से निकलती है जम्मू कश्मीर वगैरह से, सतलज तो इधर है। नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय एलुवियल ब्लैक नॉन, ये कौन से सॉइल से बनती है, तो एलुवियल सॉइल आपको अभी पढ़ा है। इसके बाद क्या कह रहा है देखते हैं, इसके बाद कह रहा है व्हिच रिवर, हाँ व्हिच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, मतलब इंडस नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, द झेलम, चिनाब, 20, इसमें से 18वां का आंसर आपको क्या दिया गया है, तो 18वें का है ऑल ऑफ द एबव, ये सभी नदियां, 5 नदियों की भूमि पंजाब, तो ये सभी नदियां, मतलब जो इंडस की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सा करेक्ट है, दे आर कंटिन्यूअस, सीधा आंसर ये लिख लो कि दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। 20वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। एक बात आपको जान लो, मैप में ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के 1-2, हिस्ट्री में भी कम क्वेश्चंस आएंगे और ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो मैं ज्योग्राफी का एक अलग कंप्लीट वीडियो बना के अभी जल्दी आपसे शेयर कर दूंगा। ये अपने यूट्यूब चैनल पे 9th क्लास में ज्योग्राफी में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 के 5 नंबर उसी वीडियो से आएगा, पूरा कलेक्ट करके मैं करूँगा, तो मतलब ध्यान से देखना आप। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड ऑफ, पेनिनसुलर प्लेट्यू रेड सॉइल से बना है, ब्लैक लेटराइट या अभी तो आपने पढ़ा था ब्लैक सॉइल से बना है, काली कपासी मिट्टी के लिए फेमस है। रिवर लूनी कहाँ से बहती है, नॉर्दर्न प्लेन में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वेस्टर्न घाट में, इंडियन डेजर्ट में। लूनी नदी राजस्थान में और इंडियन डेजर्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ कहाँ गया भाई, एलुवियल सॉइल, लूनी नदी हो गया। और लास्ट है लेक चिल्का इज लोकेटेड, चिल्का झील कहाँ है, लेक चिल्का इज लोकेटेड, ये ईस्टर्न घाट प्लेन में, ईस्टर्न घाट प्लेन में है, ये याद रखना, ये आंसर ईस्टर्न घाट प्लेन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन किया, अगला देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट में। डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालय में डिफरेंस आपको पूछ सकता है, तो आइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में क्या क्या फर्क है, अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना। ये वेस्टर्न हिमालय है, ये देखो, एंड ये ईस्टर्न हिमालय है, ये एकदम इजी है, बता चुका हूं। दीज आर स्प्रेड ओवर जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर स्प्रेड ओवर बंगाल सिक्किम। द वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब है वेस्टर्न वाला पार्ट, समझ पा रहे हो ना, और ईस्टर्न का मतलब नॉर्थ ईस्ट के तरफ का। द वेस्टर्न हिमालयाज आर वेरी हाई, दीज आर मीडियम हाई, ठीक है ना। तो ये देख लेना। आगे क्या लिख रहा है, द इंडस एंड द सतलज नदी बहती है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर, और उधर बहुत वर्षा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसीराम मेघालय, मानसीराम मेघालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक, भारत क्या विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय मेघों का देश। द एवरेज एनुअल रेनफॉल, श्रीनगर, शिमला, मनाली ये सब हिली एरिया है, दार्जिलिंग, शिलोंग ये सब इसका ही है ईस्टर्न हिमालय का। तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, आप कर लोगे। अगला देखो, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, खत्म, मामला खत्म है। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही मैंने बता दिया आपको, सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गया। तो आइए मतलब थर्ड चैप्टर जो एक मिनट ड्रेनेज है वो तो आ नहीं रहा, इसके बाद है क्लाइमेट, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन। तो क्लाइमेट पे बात करते हैं। ये ज्योग्राफी में 4th चैप्टर है क्लाइमेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिया मैंने, और आसानी से कुछ फैक्ट्स है उसको जरूर याद कर लेना। और इससे पहले ड्रेनेज मतलब रिवर्स था, तो रिवर्स केवल मैप आएगा, मैप का वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। इसको जल्दी जब भी आप देख रहे हो जिस समय, उसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद मैं मैप का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैप उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। 5 नंबर फिक्स करना चाहते हो तो मैप देख लो, मैप वाला वीडियो, और बाकी नंबर फिक्स करना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को चारों को अच्छे से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ये लिख रहा है
क्लाइमेट, क्या नाम है चैप्टर का? क्लाइमेट। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट चैप्टर में क्या है, मतलब मौसम के संबंधित। सबसे पहले तो पता है आपको क्या पूछेगा, ये इसमें तुमने किया है कि नहीं? राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस पूछेगा, पता नहीं इसमें कलेक्ट हुआ या नहीं, मैं देखता हूं। ऊपर है क्या? कहाँ नीचे? वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस, पता नहीं, ये मैंने कह रहा था। राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। यदि नहीं किया हो तो कोई नहीं, आप लोग कर लेना। अच्छा, इसमें इसने नहीं किया है, कोई बात नहीं। वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट ये डिस्कस करते हैं क्या, कि क्लाइमेट को डिफरेंट फैक्टर्स। क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह के बहुत लंबे अंतराल का जो मौसम का एक एवरेज होता है, 20-25 साल, पता नहीं कितने साल दिया हुआ है। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ वेरी गुड, क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज़ वेरी गुड, लेकिन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी क्या कहते हैं, हाई, या क्या कहते हैं कि ड्राई, मतलब सूखा होता है, ड्राई होता है। तो क्लाइमेट का मतलब परमानेंट कह सकते हो, बड़े लंबे टाइम का, और वेदर तो दिन रात में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट को फर्क करता है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट, रिलीफ फीचर्स ऑफ द लैंड और सरफेस अर्थ, एंड प्रेशर ऑफ विंड। ये दीज आर 1 2 3 4 5 6 इंडिया के क्लाइमेट को ये सारे फैक्टर क्या करते, प्रभावित करते हैं। इंडिया के फैक्टर को ये सारे क्लाइमेट फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो मैंने तो ये इसका कहा था हाउ, ये कैसे प्रभावित करते हैं, इसको ध्यान से आप कर लेना। ये मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कैसे, हाउ डू दे इफेक्ट क्लाइमेट ऑफ रीजन। तो क्या पहला क्या था हमारा, कि लैटिट्यूड कैसे प्रभावित करता है, एल्टीट्यूड कैसे प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी, ओशन करंट कैसे। हाउ डू दे अफेक्ट एंड रीजन, द मोर वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर कोल्डर विल बी द क्लाइमेट। इक्वेटर की तरफ मुड़ेंगे तो ज्यादा ठंड होगा, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये ध्यान है। एज वी मूव अप इन हाइट कोल्डर विल बी द क्लाइमेट। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी में क्या दिया, द मोर अ प्लेस इज एट डिस्टेंस फ्रॉम द सी द मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन इट विल हैव। दिल्ली समुद्र से दूर है, और चूंकि मुंबई, चेन्नई, गोवा ये सब समुद्र के किनारे का इलाका है, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, गर्मी ही होती है, स्टेबल क्लाइमेट है। दिल्ली में ठंड भी उतनी भयानक पड़ती है और गर्मी भी। दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब जो इलाका है इसमें उतनी ठंड उतनी गर्मी। राजस्थान में भी वही हालात है। समुद्र से जितना दूर होगा उसका क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम का मतलब ठंड भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा, और समुद्र के जितना नज़दीक होगा उतना स्टेबल होगा। तो ये आप इसका अच्छे से करना कि हाउ डज दे अफेक्ट, हाउ डू दे अफेक्ट, ये ध्यान रखना है कि 4-5 चीज़ें हैं और वो कैसे अफेक्ट करता है। स्क्रीनशॉट ले लेना। आजा भाई। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट, रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड स्केप, सरफेस ऑफ अर्थ, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसके बारे में। इसमें ये ध्यान रख लेना आपको। मैंने कहा कि क्लाइमेट में और वेदर में डेफिनेशन याद रख लेना, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब देखें दूसरा क्या है, एक तो ये अफेक्टिंग वाला था, दूसरा इसमें यह पूछेगा कि भारत में जो मॉनसून है ना, मॉनसून वर्षा लाने वाली एक हवा, वो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। मॉनसून यदि अच्छी हो तो भारत में खेती ज़बरदस्त होती है, और खेती, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है, भारत सरकार का जीडीपी इससे प्रभावित होता है बहुत बड़ी मात्रा में। भारत में एग्रीकल्चर पे जितना बोझ कम होगा, एग्रीकल्चर और मजबूत होगा, इंडस्ट्री वगैरह लगेगा तो। लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत सारा इस तरह का है नहीं रोजगार क्रिएशन के संसाधन, एग्रीकल्चर पे ही हम लोग ज़्यादा बेस्ड हैं, तो मॉनसून बहुत हाईली अफेक्ट करता है। दीज आर द पॉइंट्स। इंडिया इज एसेंशियल, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून ऑन एग्रीकल्चर। मॉनसून का कृषि पर महत्व, या मॉनसून भारत के लिए कैसे महत्व रखता है, ये देखो क्या है। इंडिया इज एसेंशियल ऑन, essentially a agricultural country. India agriculture and economy is depends on
Summer monsoons. Indian agriculture is the backbone of pivot of Indian economy. It has been rightly said India budget is gamble on the monsoon. भारत का जो बजट है वो मानसून के इर्द गिर्द घूमता है. इंडियन रेनफॉल इज सीजनल. द समर क्रॉप खरीफ डिपेंड्स ऑन मानसून. ये डिपेंड इसी पे करता है. तो ये सब दिया हुआ है. द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन रिजल्ट्स इन द मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक ठाक बारिश, अच्छी बारिश होती है तो मल्टीपल क्रॉपिंग देखने को मिलता है. अनसर्टेन एंड वेरिएबल रेनफॉल रिक्वायर्स द यूज ऑफ इरिगेशन. और समय से बारिश नहीं हो तो पानी की आवश्यकता होती है. तेल चढ़ेगा, उससे किसानों पर बोझ बन जाता है. द विंटर क्रॉप्स लाइक वीट डिपेंड ऑन इरिगेशन. वीट जो गेहूं की खेती है वो पूर्णतः भारत में बारिश पर निर्भर है कि उस समय बारिश होती नहीं है. दस द एग्रीकल्चरल रिदम ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन रेनफॉल. इट हैज़ बीन ऑफन सेड द रेन बिकम्स द ब्लड ऑफ लाइफ एंड एग्रीकल्चर इज क्लोजली वेडेड टू द मानसून. तो ये बड़ा शानदार आंसर है. इसकी में से 8 पॉइंट है, कोई 5 पॉइंट आप याद करके लिख दोगे यदि आपके पेपर में पूछता है तो ये बड़ा अच्छा आंसर होगा. तो मुझे लगता है इस चैप्टर का हो ही गया है. फैक्टर्स भी हो गया और ये भी. तो आइए अब आखिरी चैप्टर कौन सा, चलिए आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. आप सब इतना मेहनत कर रहे हो, इस बात की मुझे खुशी है. और आपके पेपर अच्छे जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास होगे, 10th क्लास में जाओगे और 10th क्लास में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, अदर सब्जेक्ट में नई नई बातें पढ़ने को मिलेगा, मज़ा आएगा. तो चलिए इसके लिए आज मेहनत करो ताकि कल आपका बेहतर हो. तो देखो क्या लिखा हुआ है. हाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से 2-3-4 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है. बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला मैंने कहा एकदम इजी, जिसको आप पढ़े बिना भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार पढ़ लो इसको तो बहुत अच्छे से लिखोगे. ज़्यादा बकवास पेपर में नहीं करना चाहिए, अच्छे आंसर लिखना चाहिए. क्या लिखा है कि जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है. 1 हाउ फॉरेस्ट इज यूजफुल टू अस. मतलब इसको कई तरीकों से पूछा जाता है. क्या क्या लिखा है. हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू मैन. हाउ, इतना भाषण कौन पढ़ेगा. Why are forest important for a human? Explain 3 points. Why are forest, छोड़ो, इतना तो आप समझ गए होंगे. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है इसका आंसर देखते हैं कि ये हमारे लिए जंगल महत्वपूर्ण कैसे है. तो हमने कहा कि जी जंगल जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें, पेड़, हमें लकड़ी मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है. नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत शानदार तरीके से बैलेंस रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस रखता है, लाइवलीहुड के लिए बहुत सारी चीज़ें देता, मिट्टी की फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को रोकता और सॉइल इरोजन को स्टॉप करता है. दीज आर द फैक्टर्स. इसका एक्सप्लेन अब मैं क्या पढ़ूँ और क्या बताऊँ. आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट में नहीं पता कि फ्रूट्स मिलता, हमें मेडिसिनल प्लांट्स बहुत, आपसे पूछता है इस चैप्टर में राइट टू मेडिसिनल प्लांट्स, 2 औषधीय पौधों का नाम. तो तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, बहुत सारे पौधे हैं जो मेडिसिनल है, मतलब औषधीय उपयोग के लिए जाना जाता है. इसके बाद गिलोय है, सबसे ज़बरदस्त गिलोय है. पूछना मम्मी पापा से क्या होता है. तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखता है. इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र, जंगल में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. हिरण, बाघ, सांप, कीट, पतंग सारे. सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल. नेट पे सर्च करना सतपुड़ा के घने जंगल, देखना कितना शानदार कविता है. तो देखो लाइवलीहुड, फर्टिलिटी और इसके बाद मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है और मिट्टी के कटाव को यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पेड़ पौधों की जितनी तारीफ की जाए इसमें उतनी कम है. अब पता चला कि पेड़ पौधे, पहले तो हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा होती है. हमारा जो कल्चर है उसमें लोग, पहले अंग्रेज जब आए तो हंसते थे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं पेड़ की पूजा कर रहे हैं. अब जाकर के उन्हें समझ में आया कि नदियों की पूजा, पेड़ की पूजा कितना शानदार चीज़ है. नेचर से करीब, नेचर से कनेक्ट होने का एक संसाधन है. अब दुनिया इसको सलाम ठोकती है और इसको कमाल का चीज़ कहती है कि ये लोग क्यों पीपल के पेड़ को, तुलसी को इतना महत्व देते थे. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. तो ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहला ही था ना. हाँ, आगे क्या है, इतने तरीकों से ये पूछता है. अच्छा, इस चैप्टर में क्या है, अलग अलग तरीके का फॉरेस्ट है. अब उसके बारे में आपको पढ़ना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट.
नेचुरल फॉरेस्ट में क्या क्या है तो देखिए, आपको पता ही है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होगा, रुक जा भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक ही टाइप का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, ये अलग अलग तरीके का जंगल है ना, इसमें एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट होता है, ट्रीज शेड लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स, एक ही साथ इसके हमेशा जंगल है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, सदा यानी हमेशा मतलब नेचुरल या क्या रहता है, हरियाली रहती है उसमें। इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है इबोनी, महोगनी, ये सब, मतलब इसमें 6 प्रकार के जंगल है। उसमें इन चीज़ों को जरूर याद रखना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, इसमें वर्षा कितनी होती है, इसका कैसा किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ कौन कौन से, रबर, सिंचोना पाया जाता है, इंपॉर्टेंट जानवर कौन से पाए जाते हैं, और जगह कौन सा, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, असम, तमिलनाडु, ये वाला इलाका है। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट में क्या है देखते हैं, ये डेसिडियस। डेसिडियस में क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या है, वेट डेसिडियस होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 2 तरीके का है, एक है वेट डेसिडियस, एक है ड्राई डेसिडियस। ड्राई वाला में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सेम वैरायटी ऑफ ट्री पाए जाते हैं। शेड लीव सबसे है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब पर्णपाती, ये साल में एक बार पत्तियों को नीचे छोड़ते, यानी कि लगता है सूख गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टीक, सॉल, शीशम, बम्बू, ये सब, लायन, टाइगर, डियर, ये जानवर पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये है। और ये वाले में, ड्राई वाले में बिहार, उत्तर प्रदेश और ये सब है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश किस में आएगा, डेसिडियस यानी ड्राई डेसिडियस में। फिर है थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बशेस, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बशेस, ये ध्यान रखना, ये कटीले वाला 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद कौन सा है, हिमालयन मॉन्टेनियस फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या 2 तरीके का दिया है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये सब देख लेना, इसको अच्छे से कर लोगे तो ये 6 प्रकार हैं, 6 को अच्छे से करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके पेपर में। नेक्स्ट, अच्छा एक बात मैं बता दूं कि इसमें कुछ ये दिया गया है, ये मैप में भी आपको मदद करेगा और ऐसे भी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में मदद करेगा। क्या है ये, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स दिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स का मतलब ये क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स फिर मतलब एक ये भी है, और लोकेशन मतलब 2 अटैच कर दिया गया है। तो आप देखो, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, गल्फ मन्नार तमिलनाडु में है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, नाम से दिहांग लग रहा है ना, नीलगिरी, ये सब। तो इसका अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना। नंदा देवी उत्तराखंड, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस ग्रेट निकोबार अंडमान में है। तो ये आप कर लोगे तो मुझे ये है, गल्फ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौरेक, मानस, ग्रेट निकोबार। तो अच्छे से एक बार एक साथ करते हैं। हाँ, ये रहा 14, याद कर लेना। आगे क्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको इस चैप्टर का कि 3 वर्ड होता है, इन तीनों में फर्क क्या क्या होता है ये देखते हैं। ये लिखा है रिलेशन बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर। इनमें क्या फर्क होता है, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर में क्या फर्क है। तो देखिए इसमें क्या क्या फर्क है। नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर, ये हैबिटल फॉर पर्टिकुलर प्लांट और वाइल्ड एनिमल्स, जैसे जिम कार्बेट है, नेशनल पार्क टाइगर्स, ये इसके लिए होता है। ये एक नेचुरल एरिया होता है, नेचुरल एरिया रिजर्व फॉर स्पीशीज ओरिएंटेड प्लांट और एनिमल, जैसे मानस वर्ल्ड सेंचुरी है। और ये बायोस्फीयर होता है नेचुरल एरिया मीन टू रिजर्व ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ओवर इकोसिस्टम ओरिएंटेड, जैसे सिंपलीफाइड बायो रिजर्व है। जनरल साइज इसका लगभग इतना एरिया होता है, इसका लगभग 7800 स्क्वायर किलोमीटर, और ये इतने एरिया में फैला होता है। बाउंड्रीज फिक्स्ड होता है इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती, और ये बाउंड्रीज फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, यानी कि राज्य जो होता है वो अपनी बाउंड्री फिक्स करता है। आगे इसमें क्या क्या दे रखा है, इसको मिटा दूं मैं। आगे इसमें दे रखा है
कि जनरल साइज बता दिया, बाउंड्रीज फिक्स हो गया, एक्सेप्ट बफर जोन इंटरफेरेंस। टूरिज्म इसमें होता है, इसमें नहीं परमिशेबल, और इसमें जनरली टूरिज्म को अलाउड नहीं किया जाता है। तो आपने देखा कि एक बार छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक साथ, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए आगे खत्म हो गया क्या मामला? हाँ खत्म है सारा। तो इतने को अच्छे से याद कर लेना, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ये जंगलों के प्रकार, थोड़ा बहुत इसकी सभी का नाम, कितनी वर्षा होती है, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, और क्या क्या होता है, पेड़ का महत्व, जंगलों का महत्व। और इस प्रकार से ये चैप्टर, ज्योग्राफी के 4 चैप्टर को मैंने शॉर्ट में समेटने की कोशिश किया है। इट विल हेल्प यू इन योर एनुअल एग्जाम अ लॉट। तो ध्यान रखना है। अब इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देख लो और मैप की वीडियो का इंतजार करो। थैंक यू वेरी मच।